हेलो प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित का अभ्यास 5B। पिछली वीडियो में हम पढ़े थे अभ्यास 5A। ठीक है, तो अब शुरू करेंगे अभ्यास 5B। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। ठीक है, जैसे पहले चैप्टर एक्सरसाइज में बताया था सेम वैसे करना है। बीजगणितीय रूप में लिखना है, कोई चर रहेगा कोई अचर रहेगा, उसका प्रयोग करके हमें सवाल उसी प्रकार दिए ही रहेंगे कि लिखना रहेगा। ठीक है, जैसे कह रहा है कि 6 और यक्स का योगफल बताइए। ठीक है, तो 6 एक अचर है और यक्स एक चर है। पहले ही बताया था जो अंक होते हैं वो अचर होते हैं और जो अक्षर होते हैं वो चर होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 6 और एक्स का योगफल क्या होगा। तो चलिए कॉपी पे बता रहे हैं। तो प्यारे बच्चों 6 और यक्स का योगफल लिखना है, तो इसका योगफल हो जाएगा 6 प्लस एक्स। ठीक है, क्योंकि ये अचर है ये चर है तो एक में तो लिखे नहीं जाएंगे, इसलिए ये प्लस का चिन्ह लगा के एक साथ लिखे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा होता कि 6 दिया रहे और साथ में एक अचर और दिया रहे, 2 दिया रहे, तो 6 और 2 जोड़ के तो हम इसका योगफल एक साथ 8 लिख सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब एक अचर रहे और एक चर रहे, तो जब भी एक अचर और एक चर को दिया जाए जोड़ने के लिए तो हम 20 में प्लस का चिन्ह लगा के ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे है यक्स में से 7 घटाने पर शेषफल। तो एक्स में से 7 घटाएंगे तो यही तो बचेगा, एक्स में से 7 घटाएंगे ही बचेगा। अब मान लिया कि ये भी अचर होता तो ऐसे दिया होता कि 9 में से 7 घटाएं कितना होता, तो हम 2 लिख देते। लेकिन क्योंकि ये यक्स है यानी ये चर है तो चर में से अचर घटाएंगे। तो जब भी चर और अचर अलग अलग रहे तो जोड़ने या घटाने की बात कहें तो बीच में हम ऐसे चिन्ह लगा के छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों यक्स का 5 गुना। तो यक्स का 5 गुना क्या होगा, 5x होगा। जाहिर सी बात है, गुणा हो जाएगा। पिछली ही वीडियो में आप लोग को बताया था कि जब किसी चर में अचर का गुणा होता है तो उस दोनों को एक साथ लिख दिया जाता है। जैसे 2 में अगर x का गुणा करने को बोला है तो दोनों को एक साथ लिख दो, 2x। ठीक है, अगर ये दोनों अचर अचर होते, जैसे ये 5 है और यक्स की जगह पे कोई 2 होता या 3 होता, तो ऐसे गुणा करके तो हम 10 लिख देते। लेकिन क्योंकि एक चर है और एक अचर है इसलिए हमें इस हिसाब से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला है x का 1/3। तो x का माने होता है गुणा 1/3, मतलब 1 का तीसरा हिस्सा। तो क्या हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग के ये चारों सॉल्यूशन हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। तो ये तो बात सही है, तो इसी को कह रहा है कि संख्याओं, बीजों और मूल संक्रियाओं के चिन्हों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो प्यारे बच्चों वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। ठीक है, तो ये बात सही है, बस केवल हमको लिखना है। तो क्या होता है कि वृत्त के व्यास को डी कहते हैं यानी डायामीटर बराबर 2 रेडियस, आर माने रेडियस। ठीक है, तो इसको हम बीजगणितीय रूप में लिख दिए। थोड़ा सा आपको हम लोग सॉरी दूसरे वाले में लिख दिए, इसमें होना चाहिए था डी बराबर 2 आर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं आपको। एक मान लिया ये वृत्त है और वृत्त में ये केंद्र है। तो प्यारे बच्चों केंद्र से होकर जाने वाली कोई रेखा जो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती हो उसको व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास यानी डायामीटर कहते हैं। अच्छा, और एक बात यहीं पर और जान लेते हैं कि केंद्र से परिधि पे जाने वाली कोई रेखा, केंद्र से परिधि पे जाने वाली कोई रेखा त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो प्यारे बच्चों जब ये डायामीटर है तो देखिए यहाँ केंद्र से परिधि पे एक रेखा गई है और यहाँ केंद्र से परिधि पे एक रेखा गई है। तो एक आ रही है एक आ रही है, तो डी बराबर 2 आर नहीं होगा। ये पूरे को डी कह रहे हैं तो 2 आर से मिलके बना है ना, यानी डायामीटर बराबर 2 रेडियस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा है, वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। तो प्यारे बच्चों ये वर्ग है, अब इसकी एक भुजा मान ले रहे हैं ए है,
तो इसका परिमाप कह रहा है कि उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। अच्छा, वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, सब ए होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4A। क्या हो जाएगा? 4A। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में भी आप लोग लिख लीजिएगा कि जहां D बराबर व्यास तथा R बराबर त्रिज्या। ठीक है, अब वर्ग का परिमाप बोल रहा है, तो परिमाप का मतलब होता है प्यारे बच्चों, कोई भी आकृति दिया हो उसके बाहर बाहर के भुजाओं का योग। ठीक है, जैसे ये देखो, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सबको जोड़ लेंगे तो जो निकलेगा उसी को परिमाप कहते हैं। तो बताइए कि ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी है, ये भी है, तो 4 ये हो गए। अब एक ही जगह पे मान लिया हम 5 मान लेते, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो क्या कहते? 4 और गुणे 5 यानी 20 हो जाता। तो वही चीज है, बस अभी ये बीजीय रूप में है। ठीक है, तो जहां ए बराबर भुजा लिख लेंगे इसमें, जहां ए बराबर भुजा, या लिख लेंगे वर्ग की भुजा। तो इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों अच्छे से। जो आंसर इसका होगा वो होगा S बराबर 4A। ठीक है, जहां पर हम आपको ए का मतलब बता दिए, ए माने भुजा, और यस का मतलब होता है परिमाप। ठीक है, क्या होता है? परिमाप। अच्छा, जो जो मेन रहता है प्यारे बच्चों मैथ में, उसे हमेशा से हाईलाइट कर लेना चाहिए ताकि टीचर की निगाह हमेशा तुरंत उसी पे पड़ जाए। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ को मान ले x मान ले रहे हैं और ब्रेथ को y मान ले रहे हैं। ठीक है, देखिए ये आयत है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसकी लंबाई मान लिया x सेंटीमीटर है और चौड़ाई सॉरी मान लिया चौड़ाई मान लिया x सेंटीमीटर है और लंबाई y सेंटीमीटर है। ठीक है, और a का मतलब होता है एरिया, एरिया को ही क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश में लिखा है, समझ लीजिएगा। तो ये तो हमको जो चाहिए था वो हो गया। आप लोग पढ़े भी होंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही तो होता है। तो जहां पर a बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। अब x को हम लोग अभी फिलहाल के लिए चौड़ाई माने हैं, तो x बराबर ऐसे लिख लेंगे चौड़ाई, और y को हम लोग लंबाई माने हैं, तो y बराबर लंबाई। इसको जरूरी नहीं आप एक्स वाई माने, ए बी सी भी मान सकते हैं, जो मानना है वो मानिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जबकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है। तो सही बात है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा और क्रय मूल्य कम रहेगा तभी ही लाभ होगा। जब बेचे रहेंगे ज्यादा में और खरीदे रहेंगे कम में तभी लाभ होगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बीजगणितीय रूप में? तो लिखेंगे आई बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, या यस माइनस सी भी लिख सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, तो हमको पता है जहां पर आई होगा हम लोग का लाभ, आई क्या होगा? लाभ होगा, और एस पी क्या होगा? विक्रय मूल्य। क्या होगा? विक्रय मूल्य, और सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्या होगा? क्रय मूल्य। ठीक है, आशा कर रहे हैं ये सवाल को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा का पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक टोकरी में 50 आम तथा दूसरी टोकरी में x आम है। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम है? यानी पहली में 50 आम है, दूसरी में x है। कह रहा है कि पहली में कितने अधिक हैं। ठीक है, इसका मतलब जाहिर सी बात है ये 50 वाला ज्यादा ही होगा, x वाला जरूर कम होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये चर ना होता, कोई अंक होता, जैसे कि मान लिया 20 होता, तो कहते 30 आम जाता है पहले वाले में। कह देते कि यक्स बराबर यहाँ 30 आम, कितना कह देते? 30 आम। तो कह रहा है कि पहली टोकरी में कितना अधिक होता, तो क्या होता? 50 में से 30 घटा लेते तो कहते 20 अधिक है। तो कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों, अभी तो यहाँ पर केवल चर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 माइनस एक्स। कितने आम अधिक है? तो भैया 50 में से घटा लेंगे, दूसरे टोकरी वाले में से आम कितने हैं, तो पता चल जाएगा कि पहली टोकरी में कितने आम हैं। बस यही इसका आंसर है।
इसमें लगाना क्या, ऐसे ही साफ आप लोग क्या कहते हैं अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। अगला है, एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 100। जिनमें से यक्ष छात्र अनुपस्थित हो गए तो उपस्थित छात्रों की संख्या बताइए। माने कक्षा में कुल 100 बच्चे हैं जिसमें से यक्ष बच्चे एब्सेंट हो गए हैं, तो प्रेजेंट बच्चों की संख्या बताना है। तो भैया पूरे बच्चे हैं 100 और 100 में से जब यक्ष बच्चे अनुपस्थित हो गए यानी पढ़ने नहीं आए हैं, तो कितने बच्चे पढ़ने आए हैं? तो यही बच्चे पढ़ने आए हैं। मतलब अगर यक्ष बच्चों की जगह पे कह दिया होता कि 20 बच्चे अनुपस्थित हैं, तो क्या करते? 100 में से 20 घटा लेते और कहते कि 80 बच्चे आए हैं। अब क्योंकि ये चर है इसलिए चर को हम लोग जो भी बोला जाता है बीच में चिन्ह लगा के वैसे लिख देते हैं। अगर मान लिया 30 बच्चे एब्सेंट होते तो 100 में से 30 घटाते और कहते 70 बच्चे प्रेजेंट हैं। तो आशा कर रहे हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, संलग्न चित्र में आयत के आसन्न भुजाएं x मीटर और y मीटर हैं। आयत का परिमाप लिखिए। संलग्न प्यारे बच्चों, संलग्न का मतलब होता है जो लगा हुआ है, यानी ये बगल का जो चित्र है इसमें आयत की आसन्न भुजाएं x मीटर और y मीटर हैं। ये x मीटर है और ये y मीटर है। कह रहा है इसका परिमाप लिखिए। परिमाप के बारे में भी कुछ देर पहले आपको बताए हैं। परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति के बाहर के भुजाओं का योग, ठीक है। जैसे ये y मीटर है, ये x मीटर है, तो ऐसे ये भी कुछ होगा, ऐसे ये भी कुछ होगा। इन सबको जोड़ लें, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए कॉपी पे समझते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें दिया है ये x मीटर है, ये y मीटर। तो हमें पता है प्यारे बच्चों कि आयत क्या होता है? आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। आप लोग को पहले से पता होगा, ठीक है। और नहीं पता है तो अभी जान लीजिए कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। कहने का मतलब है कि अगर ये y मीटर है तो इसके सामने की भुजा क्या है? ये, तो ये भी कितना है? y मीटर होगा। अगर ये x मीटर है तो इसके सामने की भुजा ये क्या है? ये भी x मीटर होगा, ठीक है। तो अब इसका परिमाप क्या होगा प्यारे बच्चों? परिमाप मतलब बाहर की भुजाओं का योग, ठीक है। तो देखो ये x मीटर है तो इसे लिखेंगे x मीटर, प्लस ये y मीटर है तो लिखेंगे y मीटर, प्लस ये x मीटर है तो लिखेंगे x मीटर, प्लस ये y मीटर है तो लिखेंगे y मीटर, ठीक है। अब देखिए जो एक जैसे हैं उनको जोड़ लीजिए। ये x मीटर, ये x मीटर। जाहिर सी बात है कि अगर ये 5 होते तो ये भी 5 होते, तो जोड़ने पे हम 10 नहीं लिखते। तो ऐसे ही x मीटर मिलके 2x मीटर हो जाएगा और y मीटर मिलके 2y मीटर, ठीक है। तो 2x मीटर और प्लस 2y मीटर, ठीक है। तो इसमें 2 मीटर, इसमें भी 2 मीटर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस y। 2 कॉमन लेने के पहले यहाँ लिखेंगे और मीटर यहाँ लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि ये उसका मापन इकाई है तो इसको मापन इकाई को हमेशा ही पीछे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये जो हमको आयत दिया है इसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। और आयत का परिमाप यही होता ही है प्यारे बच्चों। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में a प्लस b और यहाँ मीटर, जहाँ पर a और b आयत की भुजाएं होती हैं, ठीक है। एक भुजा ये होगा, एक भुजा b होगा। अब 2 बार क्योंकि x a आएगा और 2 बार b आएगा, इसलिए अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो वापस फिर से यही तो रूप मिल जाएगा कि ये 2x मीटर और ये 2y मीटर। तो जाहिर सी बात है, देखिए 2x मीटर है, 2y मीटर है। इसी के जगह पे अंक होता, जैसे अंक रख के देख लेते हैं 1 सेकंड के लिए, अगर आप लोग समझना ही चाह रहे हैं कि ये अगर इसको हम मान लिए 10 मीटर मान ले रहे हैं और चौड़ाई को मान ले रहे हैं 5 मीटर, ठीक है। तो देखिए वैसे पहले नॉर्मल देख लेते हैं। तो 10 मीटर ये है, 10 मीटर ये है 20 और 5 मीटर ये है, 5 मीटर ये है। तो 5 5 10 और 20 वो 30 मीटर होना चाहिए इस आयत का परिमाप। इस फार्मूले पे रख के देखते हैं। लिखेंगे 2, लंबाई कितना माने हम लोग 10, चौड़ाई कितना माने हम लोग 5, ठीक है। आखिरी में मीटर लिख दिए। तो 10 5 15 और 15 का जब 2 से गुणा होगा तो प्यारे बच्चों क्या होगा? 30 मीटर आएगा कि नहीं आएगा?
आ गया 30 मीटर। तो हम आशा कर रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक गुब्बारे का मूल्य x पैसा है, ठीक है। कितना पैसा है? x पैसा है, यानी x पैसे में एक गुब्बारा मिल जाएगा। ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य बताइए। तो क्या होगा? 12 में x का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12x, यही आंसर है। इसी को अभी एक अंक लेके समझना चाहें, यानी एक अचर लेके समझना चाहें कि एक गुब्बारे का मूल्य मान लिया 2 रुपया है, तो 12 गुब्बारों का मूल्य क्या होगा? तो 12 में 2 का गुणा कर देंगे 24 हो जाएगा। 12 में 2 का गुणा कर देंगे 24 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ अंक है और ये अचर है, तो इसका गुणा करके हम लोग सीधे वैसे लिख देते हैं, कई बार बता चुके हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं 6वें क्वेश्चन पर। 6ठा क्वेश्चन है, कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिनमें से 1/4 बालिकाएं हैं, कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? ठीक है, कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? x विद्यार्थी हैं। इसमें से कह रहा है कि 1/4 बालिकाएं हैं, यानी 1/4 हिस्सा। अगर कक्षा में 1 बच्चे होंगे तो उसका चौथा हिस्सा बालिकाएं हैं। तो कह रहा है कितनी बालिकाएं हैं? तो यही इसका गुणा कर लो, x/4 बालिकाएं हैं। इसी जगह पे प्यारे बच्चों अगर बोला होता कि कक्षा में 100 बालिकाएं हैं, कितनी? 100 बालिकाएं हैं। उसमें से कहता कि 1/4 कक्षा में कुल कहता कि 100 बच्चे हैं, जिसमें से 1/4 बालिकाएं हैं। तो बताओ कुल कितनी बालिकाएं? तो इनका जब गुणा होता तो 4 × 4 ये 25 हो जाता। तो कहते कि कुल बालिकाओं की संख्या 25 है। अब क्योंकि ये अचर है इसलिए हमको नॉर्मल ऐसे गुणा करके लिखना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए चलते अपने 7वें क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों 7वां क्वेश्चन कह रहा है, संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा a है, यानी ये जो वर्ग है इसकी भुजा a सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप बताइए। तो प्यारे बच्चों किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है? उसकी बाहरी भुजाओं का योगफल होता है। और वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, यानी ये a सेंटीमीटर है, ये a सेंटीमीटर है, तो ये भी a सेंटीमीटर होगा, ये भी a सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और परिमाप क्या होता है? सभी बाहरी भुजाओं को जोड़ लें। तो ए सब मिला के कितना ए बना? 4a बना। तो 4a इसका परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7वें क्वेश्चन का उत्तर है 4a। इसमें कुछ लिख के समझाने वाली बात नहीं, यही आंसर है, सीधे समझ जाइए। हाँ, ये बात लिख लीजिएगा कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए कॉपी पे बता दे रहे हैं, ऐसे लिख लीजिएगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए परिमाप बराबर, यानी यस बराबर 4e, जिसमें यस क्या है? यस क्या है? वर्ग का परिमाप है, और ये क्या है? वर्ग की भुजा है, ठीक है। अच्छा एक बात और, ऐसे लिख भी सकते हैं आप लोग, ये भी लिख सकते हैं, जब सब लिख रहे हैं लिख सकते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, बराबर होती हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 8वां क्वेश्चन है कि लीला राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए, ठीक है। यानी लीला की जो आयु है वो राधा के आयु के रूप में लिखनी है। चलिए कॉपी पे समझा रहे हैं। प्यारे बच्चों इसको यहीं समझ लेते हैं, हम क्वेश्चन लिखना नहीं चाह रहे हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। कह रहा है लीला राधा की छोटी बहन है, तो जाहिर सी बात है कि राधा बड़ी होगी, तभी तो लीला छोटी बहन है। कह रहा है कि वह राधा से 6 वर्ष छोटी है, तो हम मान ले रहे हैं कि राधा की उम्र यक्स है, कितना है? यक्स वर्ष है, ठीक है। तो लीला उससे कितनी छोटी है? 6 साल छोटी है, तो यक्स में से 6 घटा लेंगे और यही इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखिए कह रहा है कि लीला राधा की छोटी बहन है, तो जाहिर सी बात है लीला छोटी है और राधा बड़ी है, और हम मान लिए हैं कि राधा का उम्र यक्स वर्ष है, तो जब राधा से वो 6 साल छोटी है तो यक्स में से 6 घटा देंगे तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए। कितना लड्डू बनाए? 16। उसने यक्स लड्डू मेहमानों व परिवार के सदस्यों को दिए, शेष लड्डुओं की संख्या बताइए। 16 लड्डू बनाए थे,
जिसमें से x लड्डू मेहमानों और परिवारों को दे दिए, तो कितना बचा? तो 16 माइनस x लड्डू ही बचा। कितना बचा? 16 माइनस x लड्डू ही बचा। कैसे? अगर माने जो 16 लड्डू बनाए थे, इसमें से 8 लड्डू मेहमानों और परिवारों को दिए होते, तो 16 में से 8 घटा के बता देते कि 8 लड्डू बचा है। अब क्योंकि यहाँ पर चर में दिया है, बोला ही नहीं है कि कितने लड्डू, अंक में नहीं बोला है, चर में दिया है, तो हम क्या करेंगे? 16 में से x घटा देंगे। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अगर आप कहीं भी फंसते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ। अगर कुछ ऐसा है तो मैं उसे अगले वीडियो में ज़रूर कवर करके बताऊँगा, अगर आपको समझ में नहीं है। बाकी वीडियो को एंजॉय करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।